वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ENG 503 का ग्रैंड क्विज। ठीक है, ये तकरीबन इसमें 80 प्लस MCQ शामिल हैं और इसको यानी कि ना सिर्फ मैं आपके साथ शेयर करूंगा बल्कि साथ साथ हम लोग डिस्कस भी करेंगे और इससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। अगर आपको यानी कि पेपर में या आपके यानी कि चाहे आपके ग्रैंड क्विज होते हैं या आपका मिड टर्म भी होता है ना, तो आपको इस वीडियो का इंशाल्लाह बहुत यानी कि ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि एक तो आपके साथ MCQ का भी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के आते हैं और उसके साथ साथ आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, जिससे अगर ये पेपर में यानी कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप इजीली वो लिख लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। द स्टूडेंट्स आर यूज द सजेशंस फ्रॉम क्लासमेट टू मेक एडिशन आर क्लैरिफाई डिटेल्स। कि जब भी स्टूडेंट्स अपने क्लास फेलो से सजेशन लेते हैं यानी कि मशवरा लेते हैं अपने किसी भी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, जब अपने साथी फेलो से स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं, तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है, इस चीज़ को राइटिंग प्रोसेस में क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को कहा जाता है रिवीजन। कि जब भी स्टूडेंट अपने साथी फेलो से मशवरा करते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है, यानी कि उनको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन होती है, उनको समझ नहीं आ रही होती, तो जब वो अपने साथी फेलो से मशवरा करते हैं और उसके बाद उस चीज़ को डिस्कस करते हैं और उसके बाद उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो इस चीज़ को राइटिंग प्रोसेस में रिवीजन कहा जाता है। उसके बाद द स्टडी ऑफ हाउ स्पीच साउंड आर मेड आर आर्टिकुलेटेड इज कॉल्ड। के इस चीज़ की स्टडी की गई यानी कि कैसे जो स्पीच साउंड होते हैं वो कैसे बनते हैं, आर आर्टिकुलेटेड इज कॉल्ड, जब वो किस तरह आर्टिकुलेट होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर जो स्टडी की जाती है उसको कहा जाता है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। ठीक है। उसके बाद द मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट्स, के छोटे से छोटे मीनिंगफुल यूनिट्स, के ऐसे यूनिट्स जो बिल्कुल छोटे होते हैं। ठीक है, छोटे से छोटे ऐसे यूनिट्स यानी कि जिनका कोई प्रॉपर मतलब होता है और उनको इस्तेमाल किया जाता है किसी भी अल्फाज को या किसी भी लफ्ज़ को बनाने में, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, इस चीज़ को मॉर्फीम कहा जाता है। कि छोटे से छोटे मीनिंगफुल यूनिट्स। ठीक है, यानी कि छोटे से छोटे ऐसे यूनिट्स जिनको कोई प्रॉपर मतलब होता है और उनको यूज़ किया जाता है कोई भी लफ्ज़ बनाने में, तो इस चीज़ को कहा जाता है मॉर्फीम्स। उसके बाद ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ग्रेडिंग शुड बी कंसिस्टेंट विद द, के यानी कि जब भी आप ग्रेडिंग कर रहे होते हैं एज अ टीचर, ठीक है, तो ग्रेडिंग के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो उनको कंसिस्टेंट होना चाहिए विद द इंस्टीट्यूशनल फिलासफी, कि जो उस इदारे की फ़िलासफ़ी है उसके साथ उनको कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि वो एजुकेशनल फ़िलासफ़ी कि उनका ताल्लुक है यानी कि वो तालीम के साथ वो कंसिस्टेंट हो, या वो स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी के साथ कंसिस्टेंट हो, या वो स्टूडेंट्स की अचीवमेंट के साथ, बल्कि किसके साथ, इंस्टीट्यूशनल फ़िलासफ़ी जो उस इदारे की फ़िलासफ़ी होती है, ठीक है, उसके साथ वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए जब भी आप ग्रेडिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर एम टू बी सॉल्व इन इंटेंसिव लिसनिंग, कि इंटेंसिव यानी कि लिसनिंग में यानी कि जो इंटेंसिव लिसनिंग में किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो एम होता है, वो कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करने का एम होता है, तो वो क्वेश्चन होता है प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन। ठीक है, तो इंटेंसिव लिसनिंग में प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का एम होता है। उसके बाद द टर्म सीमेंटिक्स वाज कॉइन्ड बाय फ्रेंच लिंग्विस्ट, के कौन से फ्रेंच लिंग्विस्ट की जानब से जो टर्म लिंग्विस्टिक है इसको कॉइन किया गया, इसको बनाया गया था या इसको क्रिएट किया गया था, तो माइकल ब्रील। ठीक है, माइकल ब्रील वो लिंग्विस्ट है फ्रेंच के हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम सीमेंटिक को कॉइन किया था। ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेटिव अप्रोच इज आल्सो टर्म एज, कि कम्युनिकेटिव अप्रोच को कहा जाता है इंटरेक्टिव अप्रोच भी इसको कहा जाता है। उसके बाद बिजनेस मीटिंग इंटरव्यू कन्वर्सेशन एट एयरपोर्ट, ठीक है, कि बिजनेस की जो मीटिंग वगैरह होती हैं और उसके बाद डिफरेंट किस्म के इंटरव्यूज़ होते हैं, और उसके बाद कन्वर्सेशन एट एयरपोर्ट यानी कि एयरपोर्ट वगैरह पर या बस स्टेशन पर किसी किस्म की जो आपकी कन्वर्सेशन होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, सिमुलेशन रोल प्ले कहा जाता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है सिमुलेशन या रोल प्ले एक्टिविटीज़। उसके बाद द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्टिविटी इन द ओरल स्किल क्लास, के कोई भी यानी कि क्लास होती है, ठीक है, जहाँ पे लैंग्वेज लर्न की जा रही होती है या लैंग्वेज को समझाया जा रहा था, तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी यूज़ की जाती है वो होती है डिस्कशन। ठीक है, आपने अपने क्लासरूम में देखा होगा कि लिसनिंग वहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पे रोल प्ले, उसके बाद डिमोन्स्ट्रेशन, स्पीकिंग वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन डिस्कशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये यानी कि जब भी आप लैंग्वेज लर्न कर रहे होते हैं, लैंग्वेज लर्निंग क्लास होता है, तो उसके अंदर जो डिस्कशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद द स्टूडेंट्स इज इनकरेज, के यानी कि जब भी स्टूडेंट को इनकरेज किया जाता है इस चीज़ के लिए कि वो उनके माइंड में जितने भी आइडियाज़ आ रहे हैं, ठीक है, उनको एक प्रॉपर वो लिस्ट बना लें, जितनी बड़ी वो लिस्ट बना सकते हैं वो बना लें। तो जब भी स्टूडेंट को एक लिस्ट बनाने के लिए उनके जहन में जितने आइडियाज़ आते हैं, उन आइडियाज़ की लिस्ट बनाने के लिए जब भी स्टूडेंट को इनकरेज किया जाता है, तो राइटिंग प्रोसेस में इस चीज़ को लिस्टिंग कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद द रीडिंग टाइप चूजन एंड डिज़ाइन बाय द टीचर, कि जब भी रीडिंग टाइप को डिज़ाइन किया जाता है या चूज़ किया जाता है टीचर की जानब से, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर जो रिसेप्टिव स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाए, स्पेसिफिक रिसेप्टिव स्किल्स स्टूडेंट्स के अंदर
डेवलप हो जाएँ, और इस मकसद के लिए जब भी टीचर्स यानी कि डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद चूज़ करते हैं रीडिंग टाइप्स को, तो इस चीज़ को कहा जाता है इंटेंसिव रीडिंग। उसके बाद सेंट्रल पार्ट ऑफ अ फ्रेज, कि किसी भी यानी कि फ्रेज का जो सेंट्रल पार्ट होता है जो कि लेक्सिकल वर्ड होता है, एंड डिफाइंस द कैटेगरी, और वो उस फ्रेज की जो कैटेगरी होती है उसको डिफाइन करता है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको हेड कहा जाता है। कि किसी भी फ्रेज का जो सेंट्रल पार्ट होता है जिसको लेक्सिकल वर्ड कहा जाता है, ठीक है, कोई भी फ्रेज हो उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको लेक्सिकल वर्ड कहा जाता है। और ये जो लेक्सिकल वर्ड होता है या सेंट्रल पार्ट होता है, ये उस फ्रेज की जो कैटेगरी होती है उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाता है कि वो क्या इनके नाउन फ्रेज है, वो एडजेक्टिव फ्रेज है, वो कौन सा फ्रेज है, तो इस चीज़ को जो डिफाइन करता है वो होता है हेड। उसके बाद इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, कि टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग में यानी कि ऐसे कोई भी लैंग्वेज टीचिंग जो टास्क बेस्ड होती है, जिसके अंदर जो यानी कि जिसकी बुनियाद होती है वो टास्क के ऊपर होती है, डिफरेंट किस्म के जो टास्क होते हैं उनके ऊपर उसकी बुनियाद होती है। तो इन प्री टास्क, ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज इन प्री टास्क, तो जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, इज प्री टास्क टास्क एंड पोस्ट टास्क एक्टिविटीज, ठीक है। तो प्री टास्क टास्क एंड पोस्ट टास्क एक्टिविटीज, तो ये इसका जो सीक्वेंस होता है, ठीक है। उसके बाद इंश्योरिंग दैट द टेस्ट आइटम्स मीट द स्पेसिफिकेशन इज मच मोर, कि इस चीज़ को इंश्योर करना कि यानी कि जो टेस्ट आइटम्स होते हैं मीट द स्पेसिफिकेशन इज मच मोर प्रॉब्लमेटिक, कि यानी कि जो भी आप टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, टेस्ट आइटम्स हैं, तो वो प्रॉब्लमेटिक होने, यानी कि आप इजी लफ्ज़ में ये कहते हैं कि आसान ना हो, कोई भी टेस्ट आसान ना हो, ठीक है, उसको यानी कि उसको प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए। उसके बाद ट्रेडिशनल क्लासरूम्स एंड सिस्टम्स, कोई भी यानी कि रवायती क्लासरूम जो यानी कि जो यूजुअली आप क्लासरूम देखते हैं वो क्लासरूम, और उसके बाद जो सिस्टम्स होते हैं उनका जो फोकस होता है मेनली ऑन स्पीच एक्यूरेसी, तो उनका जो फोकस होता है वो स्पीच की एक्यूरेसी के ऊपर होता है, फ्लुएंसी के ऊपर भी नहीं होता, वोकेबलरी के ऊपर भी नहीं होता, और क्लैरिटी के ऊपर भी नहीं होता। उसके बाद द रीडिंग टाइप चूजन एंड डिजाइन बाय द टीचर, इसको हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ट्रेडिशनल क्लासरूम ये भी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद द मोस्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ मॉर्फोलॉजी इज द कंसेप्ट ऑफ वर्ड, कि जो बेसिक कंसेप्ट होता है मॉर्फोलॉजी का उसको क्या कहा जाता है, उसके अंदर जो मेन कंसेप्ट होता है वो वर्ड का होता है, ठीक है। इससे पहले फोनेटिक्स या फोनोलॉजी होते हैं, जिसमें यानी कि डिफरेंट किस्म के साउंड्स आप क्रिएट करते हैं, और साउंड जब में क्रिएट होने के बाद वो मॉर्फोलॉजी में आते हैं तो वो उनको डिफरेंट किस्म के साउंड्स आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेन कंसेप्ट होता है वो वर्ड का होता है। उसके बाद द इन थीमेटिक रूल्स द एंटिटी फॉर हुज बेनिफिट द एक्शन वाज परफॉर्म्ड इज नोन एज, कि इन थीमेटिक रूल्स के अंदर एंटिटी फॉर हुज बेनिफिट द एक्शन वाज, कि यानी कि किसके जो एक्शन के लिए, यानी कि किसके बेनिफिट के लिए जो एक्शन किया गया था वो किया गया है, कि थीमेटिक्स रूल्स के अंदर किस बंदे की या किसके लिए यानी कि किसके बेनिफिट के लिए जो एक्शन परफॉर्म किया गया वो किया गया है, तो उस चीज़ को कहा जाता है बेनिफिशरी, कि बेनिफिशरी के यानी कि बेनिफिट के लिए जो एक्शन था उसको परफॉर्म किया गया किस चीज़ के अंदर, थीमेटिक रूल्स के अंदर। उसके बाद द प्रेजेंटेशन ऑफ अ टेस्ट शुड बी यूनिफॉर्म अक्रॉस इट्स वेरियस फॉर्म्स, कि जो प्रेजेंटेशन ऑफ टेस्ट की प्रेजेंटेशन यानी कि जो टेस्ट की प्रेजेंटेशन होती है उसको हमेशा यूनिफॉर्म होना चाहिए अक्रॉस इट्स वेरियस फॉर्म्स। उसके बाद क्राउन फॉर रॉयल्टी इज एन एग्जांपल ऑफ मेटोनामी, ठीक है। तो ये मेटोनामी कहा जाता है क्राउन फॉर रॉयल्टी, तो ये एक एग्जांपल है किसी चीज़ में मेटोनामी की है। उसके बाद रिलायबल टेस्ट शुड गिव कंसिस्टेंट रिजल्ट, कि जो रिलायबल टेस्ट होता है, ठीक है, उसको चाहिए कि वो कंसिस्टेंट रिजल्ट आपको दे। अगर तो आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं दे रहा, कंसिस्टेंट रिजल्ट मतलब कि वो आपको तमाम यानी कि जितनी भी दफ़ा आप वो टेस्ट करेंगे वो आपको सेम वैल्यूज़ देगा, तो इसका मतलब है कि वो कंसिस्टेंट है, वो रिलायबल है। अगर तो वो आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट यानी कि सेम वैल्यूज़ नहीं दे रहा, हर हर दफ़ा आप टेस्ट यानी कि ले रहे हैं और हर दफ़ा जो वैल्यू है वो डिफरेंट आ रही है, तो इसका मतलब है कि जो आपका टेस्ट है वो रिलायबल नहीं है। तो इसलिए जो रिलायबल टेस्ट है उसको हर वक्त कंसिस्टेंट रिजल्ट यानी कि एक ही तरह के जो रिजल्ट्स हैं वो देने चाहिए। उसके बाद एक्सटेंसिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स लिसनिंग टू मैसिव अमाउंट्स ऑफ टेक्स्ट, कि जितनी ज़्यादा आप लिसनिंग करेंगे तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आप उतना ज़्यादा टेक्स्ट को सुनेंगे, ठीक है, कि जितनी ज़्यादा आप लिसनिंग यानी कि जितना ज़्यादा आप सुनेंगे तो उतना ज़्यादा आप किसी टेक्स्ट को सुनेंगे, किसी बात को सुनेंगे, ठीक है। तो लाजमी बात है कि जितना ज़्यादा सुनेंगे तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना आप कम चीज़ों को यानी कि जो कम टेक्स्ट होगा उसको सुनेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी बुक के ऊपर कोई चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, यानी कि फ़र्क है वहाँ पे 2 पेजेज़ के ऊपर वो चीज़ लिखी हुई है। अब आपने जितना ज़्यादा आप सुनेंगे तो वो जो यानी कि 2 पेजेज़ हैं उनको आप सुनेंगे। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप सुनेंगे तो यानी कि आप सुनेंगे ज़्यादा, यानी कि आप ज़्यादा सुनेंगे लेकिन सुनेंगे आप सिर्फ़ 1 पेज, इस तरह नहीं है। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे आप उतने ज़्यादा जो टेक्स्ट होगा उसको आप कवर करेंगे, ठीक है। तो ये मैसिव, यहाँ पे मैसिव का मतलब होता है ज़्यादा। उसके बाद रीड द गिवन सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रेज, तो ये यानी कि किस तरह का जो टाइप ऑफ फ्रेज है, कौन सा टाइप ऑफ फ्रेज है। माई डॉटर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो ये नाउन फ्रेज है। माई डॉटर, तो यानी कि जो ये फ्रेज है माई डॉटर, ठीक है, आगे वाले को छोड़ दे, इज़ वेरी इंटेलिजेंट।
माई डर क्या है यहाँ पे नाउन फ्रेज है। उसके बाद द क्राइटेरिया ऑफ एक्सेप्शनल फेलिंग एंड एवरेज स्टूडेंट्स के इनके ऐसा कौन सा क्राइटेरिया जिसके अंडर मेजर किया जाता है कि कौन सा स्टूडेंट एवरेज कैटेगरी में आ रहा है, कौन सा स्टूडेंट फेलिंग में आ रहा है, कौन सा स्टूडेंट एक्सेप्शनल है। ठीक है, यानी कि कौन सा अच्छा स्टूडेंट है, कौन सा मिडिल क्लास है, और कौन सा जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई में सही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए ग्रेड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी कि आपके जो रिजल्ट्स होते हैं उनकी बिना पर देखा जाता है कि कौन सा जो स्टूडेंट है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या है। उसके बाद व्हेन द वोकल फोर्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर कि जब भी जो लोकल फोर्ड्स होती है उनको ड्रॉन टुगेदर उनको आपस में मिलाया जाता है। द एयर फ्रॉम द लंग्स कि जो फेफड़ों के अंदर हवा होती है, ठीक है, लंग्स रिपीटेडली पुशेस देम अपार्ट। तो वो जो डिफरेंट किस्म के वोकल फोर्ड्स होते हैं उनको यानी कि पुश करती है अपार्ट, उनको अलग करती है एज इट पासेस थ्रू, और यानी कि जब उनके अंदर से गुजरती है क्रिएटिंग ए वाइब्रेशन इफेक्ट। तो वहाँ से गुजरते हुए एक वाइब्रेशन की जो इफेक्ट होता है वो पैदा होता है। तो इसके दौरान जो यानी कि जितने किस्म के साउंड प्रोड्यूस होते हैं तो इनको कहा जाता है वॉइसलेस साउंड। उसके बाद द वर्ड विच आर यूज फ्रीक्वेंटली इन स्पोकन लैंग्वेज, ऐसे जो भी अल्फाज जो स्पोकन लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं लेकिन फॉर्मल लैंग्वेजेस में उनको कम यूज़ किया जाता है, तो ऐसे अल्फाज को कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल ग्रेबी ईटीसी। तो इस किस्म के गुलाम से उनको कहा जाता है कोलिक्यूल वर्ड, कोलिक्यूल वर्ड। ठीक है, जो यानी कि स्पीकिंग स्पोकन जो लैंग्वेजेस होती है उनमें ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है उनमें कम यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद लिसनिंग टू अ मिमिक टेक्स्ट के मिमिक टेक्स्ट को सुनने की जो एग्जांपल है, ये किस चीज़ की एग्जांपल है, ये है इंटेंसिव रीडिंग की या इंटेंसिव लिसनिंग की। ठीक है, उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ रीडिंग वुड बी बेस्ट फॉर द फॉलोइंग टेक्स्ट, द लर्नर्स रीड अ शॉर्ट टेक्स्ट एंड पुट इवेंट्स कि ऐसी कौन सी रीडिंग है जिनमें जो लर्नर्स होते हैं वो शॉर्ट यानी कि किस्म के जो टेक्स्ट होते हैं उनको रीड करते हैं, और वहाँ पे जितने भी इवेंट्स होते हैं तो उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनको तरतीब दे देते हैं। तो इस चीज़ को कहा जाता है इंटेंसिव रीडिंग के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। उसके बाद द साउंड विच कंसिस्ट ऑफ अ मूवमेंट और ग्लाइड कि ऐसे साउंड्स यानी कि जो मुश्तमिल होते हैं मूवमेंट और ग्लाइड फ्रॉम वन वावल्स टू अनदर कि ऐसे साउंड जो एक वावल से दूसरे वावल तक जो यानी कि मूवमेंट होती है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं या उनके ऊपर मुश्तमिल होते हैं, उनको कहा जाता है डेफ्थोंग्स। ठीक है, डेफ्थोंग्स। उसके बाद साइंटेक्टिशियंस हैव आइडेंटिफाइड डिफरेंट लेवल्स ऑफ, तो जो साइंटेक्टिशियंस हैं उन्होंने डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड विच कंस्टिट्यूट और कर, तो ये 4 डिफरेंट किस्म के लेवल्स उन्होंने बताए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसेस बाइलिंगुअल लर्नर्स रिलेटिव स्ट्रेंथ कि ऐसे कौन से टेस्ट हैं जिनसे आपको इस चीज़ का आइडिया होता है कि जो बाइलिंगुअल लर्नर्स है क्या वो वाकई एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ग्रेप यानी कि रखते हैं या नहीं रखते। वो खुद तो कहते हैं उन्हें 2 लैंग्वेजेस आती हैं, यानी कि उनको उर्दू भी इक्वल आती है, उनको इंग्लिश भी इक्वल आती है। ठीक है, तो उसके बाद उनका जो लैंग्वेज डोमिनेंस टेस्ट होता है वो दिया जाता है, जिसके बाद इस चीज़ का यकीन हो जाता है कि क्या वाकई वो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस पर ग्रिप रखते हैं बाइलिंगुअल। ठीक है, या फिर वो ये ऐसी बातें करते हैं कि वो दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस पर ग्रिप रखते हैं। उसके बाद द डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी के एक्यूरेसी और फ्लुएंसी के दरमियान जो डिस्टिंक्शन होती है यानी कि इनके दरमियान जो फ़र्क होता है इज एसेंशियली अ मेथोडोलॉजिकल डिस्टिंक्शन। तो वो क्या होती है, मेथोडोलॉजिकल डिस्टिंक्शन कहलाई जाती है। उसके बाद सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ, तो आप सबको पता है कि सिमेंटिक्स में हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं, मीनिंग करते हैं। ठीक है, लिंग्विस्टिक का ये एक आप ये कहते हैं लिंग्विस्टिक का ये एक हिस्सा है जिसके अंदर आप लोग मीनिंग को डिस्कस करते हैं, तो ये इसको क्या कहा जाता है, सिमेंटिक्स। उसके बाद आपका आ जाता है विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टेस्ट प्रीडिक्ट्स अ पर्सन फ्यूचर सक्सेस कि कौन से टेस्ट जो होते हैं वो इस चीज़ को प्रीडिक्ट करते हैं कि जो यानी कि जो सीखने वाला है क्या वो यानी कि जो उसकी फ्यूचर की लाइफ है क्या वो उसके अंदर एक परफेक्ट यानी कि स्पीकर होगा फॉरेन लैंग्वेज का, कि क्या वो अच्छे अंदाज से फॉरेन लैंग्वेज को अपने मुस्तकबिल में सीख लेगा। तो इस तरह की जो यानी कि इस तरह की जो क्वेश्चन होते हैं उनको जानने के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद आपको आइडिया हो जाता है कि जो बोलने वाला स्पीकर है यानी कि वो मुस्तकबिल में फॉरेन लैंग्वेज पर उसको ग्रिप होगी या नहीं होगी, क्या वो सक्सेसफुल स्पीकर होगा या फिर नहीं होगा। उसके बाद राइटिंग प्रोसेस इज कम्प्लेक्स एंड रिकर्सिव इन नेचर, तो ये ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू होता है। उसके बाद द क्राइटेरिया ऑफ एक्सेप्शनल ट्रेनिंग एंड एवरेज स्टूडेंट इसको हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद फन लैंग्वेज यूज द मोस्ट इन नॉर्मल डेली लाइफ कि कौन सी जो लैंग्वेज स्किल है उसको सबसे ज़्यादा डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है, तो आप सबको पता है कि ये लिसनिंग होती है। ठीक है, स्पीकिंग भी कम होती है, रीडिंग भी कम होती है और उसके बाद राइटिंग भी कम होती है, लेकिन लिसनिंग बहुत ज़्यादा होती है। किस तरह यानी कि आप लिखते भी कम है, आप बोलते भी कम है। ठीक है, और इस तरह आप यानी कि लिखते भी कम है, पढ़ते भी कम है और बोलते भी कम है, लेकिन आप सुनते बहुत ज़्यादा है। अगर आपने एक बात बोली है तो आप आगे से दो सुनेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम आगे डिस्कस करें। तो उसके बाद इन कम्युनिकेटिव अप्रोच द मेन गोल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज़ टू अचीव, ये कम्युनिकेटिव अप्रोच के अंदर जो लैंग्वेज टीचिंग होती है इसको जो यानी कि लैंग्वेज टीचिंग की जाती है तो उसका जो मेन गोल होता है वो क्या होता है, लैंग्वेज कम्पिटेंस।
ठीक है। तो लैंग्वेज कंप्यूटेंस जो लैंग्वेज टीचिंग का मेन गोल होता है। उसके बाद इन लिंग्विस्टिक के अंदर द वर्ड विच साउंड अलाइक, ऐसे अल्फाज जिनके जो साउंड होता है वो भी एक ही तरह का होता है, और स्पेल्ड अलाइक, और उनकी जो स्पेलिंग होती है वो भी एक ही तरह की होती है, लेकिन उनके जो मीनिंग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इनको कहा जाता है पोली साइंस, ठीक है, पोली साइंस। उसको उसके बाद रीड द स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द रोल ऑफ टीचर, और परसुएट स्टूडेंट्स टू रीड एक्सटेंसिवली बाय फोकसिंग ऑन इट्स बेनिफिट्स, कि जब भी एक टीचर बच्चों को कहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें बाई फोकसिंग ऑन इट्स बेनिफिट्स, और यानी कि किसी भी चीज़ के जो बेनिफिट्स हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो इस चीज़ में जो टीचर को रोल होता है वो मोटिवेटर का रोल होता है, यानी कि बच्चों को मोटिवेट कर रहा होता है, ठीक है। वो आप ये रीड करें, इससे आपको ये फायदा होगा। और उसके बाद न्यू वर्ड्स बेस्ड ऑन द नेम ऑफ पर्सन, ऐसे वर्ड जिनकी बुनियाद होती है किसी शख्स के नाम के ऊपर या किसी भी जगह के नाम के ऊपर, जिसको कहा जाता है एपोनाइम। उसके बाद वाइप ऑफ रीडिंग वुड बी बेस्ट द फॉलोइंग टेक्स्ट, कि कौन सी रीडिंग इसको टेक्स्ट को रीड करते हैं। द लर्नर्स रीड अ शॉर्ट टेक्स्ट, इसमें ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी लर्नर्स जो होते हैं वो शॉर्ट टेक्स्ट को रीड करते हैं, और उसके बाद जितने जितने भी उनको इवेंट्स नजर आते हैं, ठीक है, तो उनको वो पुट कर देते हैं इन क्रोनोलॉजिकल आर्डर, तो इसी को कहा जाता है इंटेंसिव रीडिंग। उसके बाद द कम्बिनेशन ऑफ टू सेपरेट फॉर्म्स टू प्रोड्यूस, के यानी कि जब भी टू सेपरेट किस्म की फॉर्म्स होती है उनको यानी कि आपस में मिलाया जाता है एक ही सिंगल पर, यानी कि न्यू जो टर्म होती है उसको बनाने के लिए, तो इस चीज़ को कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है ब्लेंडिंग, कि दो डिफरेंट किस्म की पहले फॉर्म्स थी उनको आपस में मिला दिया गया ताकि उन दोनों को मिलने से कोई एक फॉर्म बन जाए, तो उस चीज़ को कहा जाता है, इस पूरे प्रोसेस को ब्लेंडिंग कहा जाता है। उसके बाद द कंपनी यूज स्ट्रेटजी टू रिव्यूइंग टाइटल्स, के ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जो रिव्यूइंग टाइटल्स, सेक्शन हेडिंग्स एंड फोटोज कैप्शन, इस तरह की चीज़ों को रिव्यू करने के लिए कौन सी जो यानी कि टर्म है उसको यूज़ किया जाता है, तो ये होती है प्री व्यूइंग। प्री व्यूइंग से आप रिव्यूइंग टाइटल्स, उसके बाद सेक्शन हेडिंग्स एंड देन फोटो कैप्शंस टू गेट सेंस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ रीडिंग, इनके जो रीडिंग का कंटेंट होता है उसके ऊपर ग्रिप हासिल करने के लिए या उसमें कम से कम गलती करने के लिए आप आखिर में जो करते हैं वो क्या होता है, प्री व्यूइंग होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट टाइप इज यूज टू एक्सप्लोर लर्नर्स डिफिकल्टीज एंड गैप्स इन नॉलेज, कि लर्नर्स यानी कि जो भी लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं या उनको यानी कि जो लैंग्वेज उन्होंने लर्न कर ली है तो उसको बोलने में उनको कितनी मुश्किल आता है या उस लैंग्वेज को सीखने में उनको कितनी मुश्किल का सामना है, तो इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए जो डायग्नोस्टिक अचीवमेंट्स होते हैं इनको किया जाता है, जिसके बाद इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि फलां बंदे को लैंग्वेज को यूज़ करने में मुश्किल का सामना है या उसको लैंग्वेज को सीखने में मुश्किल का सामना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू बेली विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डिमांडिंग स्किल इन एल टू, के बेले के मुताबिक सेकंड लैंग्वेज में जो मोस्ट डिमांडिंग स्किल है वो क्या है, तो स्पीकिंग है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू बेले के मुताबिक जो एल टू के अंदर यानी कि सेकंड लैंग्वेज के अंदर जो मोस्ट डिमांडिंग स्किल है कि ऐसी स्किल जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है तो वो क्या है, स्पीकिंग है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग अप्रोचेस इज यूज स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट हु लैक कॉन्फिडेंस, कि कौन सी टर्म को यूज़ किया जाता है स्पेशली ऐसे स्टूडेंट के लिए जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ठीक है। तो ईएलटी में यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में जो टर्म होती है इसको यूज़ किया जाता है बिल्डिंग द राइटिंग हैबिट। बिल्डिंग द राइटिंग हैबिट एक ऐसी यानी कि टर्म है जिसको इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में यूज़ किया जाता है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। उसके बाद द वर्ड्स विच आर यूज फ्रीक्वेंटली इन स्पोकन लैंग्वेज, जो ऊपर हम इस चीज़ को डिस्कस किए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद सीमेंटिक्स इज क्लोजली लिंक्ड विद अनदर सब डिसिप्लिन ऑफ लिंग्विस्टिक, जो सीमेंटिक्स हैं, ठीक है, इनका जो ताल्लुक है ये प्रैग्मेटिक्स से भी होता है। सीमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक जो डिसिप्लिन है लिंग्विस्टिक ये आपस में मिलते जुलते हैं। इससे पहले जो आपने इनके देखा है पहला होता है फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, उसके बाद मॉर्फोलॉजी, उसके बाद होता है सेंटिक्स, उसके बाद सीमेंटिक्स, और जो फिर प्रैग्मेटिक्स होते हैं ये सेम ही होते हैं, यानी कि एक ही तरह के होते हैं। इनमें आप जो लैंग्वेज आपने सीखी है, ठीक है, तो उसको फिर आप एंड पे आके उसको लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर वाइल असाइनिंग ग्रेड्स टू द स्टूडेंट, की कौन सी चीज़ को कंसिडर करना चाहिए जब भी आप एज अ टीचर स्टूडेंट्स को यानी कि मार्किंग कर रहे हैं, ठीक है, जब भी आप स्टूडेंट्स की मार्किंग कर रहे हैं तो आपके माइंड में कौन सी चीज़ होनी चाहिए एज अ टीचर, तो आपके माइंड में स्टूडेंट्स हार्ड वर्क एंड उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट्स की ओबीडियंस की वो कितना ज़्यादा आपकी बात मानता था ये भी नहीं, उसके बाद स्टूडेंट्स बिहेवियर, उसका जो रवैया है वो भी नहीं, और उसके बाद जो स्टूडेंट्स की अचीवमेंट है वो भी नहीं, बल्कि उसने जो परफॉर्म किया है, उसने जो हार्ड वर्क किया है, ठीक है, उसकी जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं तो सिर्फ उस चीज़ के ऊपर आपने उसकी मार्किंग करनी है, तो ये गुड टीचर की एबिलिटी होती है। उसके बाद फाइनल एग्जाम, मिड टर्म एग्जाम्स, क्विज़ेज ईटीसी आर द एग्जांपल्स ऑफ सुमेटिव असेसमेंट, तो ये सुमेटिव असेसमेंट जो होती है ये इसकी एग्जांपल होती हैं। फाइनल एग्जाम्स होते हैं मिड टर्म एग्जाम्स, क्विज़ेज ईटीसी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्ट्रिक्टेड टू द मेजरमेंट ऑफ गिवन डोमेन, कि गिवन डोमेन जो होती है, ठीक है, उसकी जो मेजरमेंट होती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्ट्रिक्टेड, कि कौन सी चीज़ जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है टू द मेजरमेंट,
कि कोई भी चीज़ आपको यानी कि गिवन डोमेन आपको दी जाती है, उसकी उसकी मेजरमेंट करने के लिए कौन सी चीज़ में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो टेस्टिंग भी, टीचिंग भी, असेसमेंट भी एंड ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, तो इन तमाम चीज़ों को आपने माइंड में रखना होता है किसी भी चीज़ की जो मेजरमेंट होती है गिवन डोमेन की करने के लिए। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग टेस्ट टाइप गिव अ जनरल पिक्चर ऑफ अ स्टूडेंट्स नॉलेज एंड एबिलिटी इन अ लैंग्वेज, कि ऐसे कौन से टेस्ट हैं जिनसे आपको ये आइडिया हो जाता है कि जो स्टूडेंट लैंग्वेज लर्न कर रहा है तो उस लैंग्वेज के रिलेटेड जो स्टूडेंट उसके माइंड में यानी कि नॉलेज कितना है, और उसके बाद उस जो उसकी यानी कि जनरल किस्म की एबिलिटीज़ हैं वो कितनी है। तो एबिलिटीज़ और नॉलेज को जानने के लिए किसी भी लैंग्वेज के ऊपर तो जो टेस्ट होते हैं इनको टेस्ट को कहा जाता है प्रोफेशंसी टेस्ट। प्रोफेशंसी टेस्ट के बाद आपको आइडिया हो जाता है कि फलां स्टूडेंट की जो एबिलिटीज़ हैं लैंग्वेज को लर्न करने में या लैंग्वेज को यूज़ करने में, ठीक है, तो वो उसकी यानी कि क्या वो अच्छी हैं या वो क्या वो बुरी हैं। तो इस टेस्ट के बाद आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाता है। उसके बाद ऑन एवरेज के यानी कि आम तौर पर वी एक्सपेक्ट टू लिसन, कि हम इस चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लिसन ट्वाइस एज मच एज वी स्पीक, कि हम यानी कि जितना ज़्यादा बोलेंगे तो हम हर दफ़ा उसका डबल सुनेंगे। इस चीज़ को हम जनरल में आपको पता है कि यानी कि जब भी आप एक बात करेंगे तो आप उसके डबल सुनेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये लिखा। उसके बाद देखें विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट टाइप्स इज यूज टू एक्सप्लोर लर्नर्स डिफिकल्टीज, के जो लर्नर्स होते हैं उनकी डिफिकल्टीज को लैंग्वेज यूज करने में, लैंग्वेज को लर्न करने में उनको जो डिफिकल्टीज, उनको जिन मुश्किलात का सामना है तो इस चीज़ को जानने के लिए डायग्नोस्टिक अचीवमेंट टेस्ट को किया जाता है। उसके बाद द फ्रेज इन विच बोथ पार्ट्स हेडवर्ड एंड मॉडिफायर आर ऑब्लिगेटरी, के ऐसे फ्रेजेस जिनके अंदर बोथ पार्ट यानी कि हेडवर्ड भी और मॉडिफायर भी आर ऑब्लिगेटरी, कि मॉडिफायर्स भी और हेडवर्ड दोनों जरूरी होते हैं कौन से फ्रेजेस में, तो उनको कहा जाता है एडजेक्टिव फ्रेजेस। एडजेक्टिव फ्रेजेस ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनके अंदर दोनों यानी कि पार्ट्स कौन से, हेडवर्ड और उसके बाद जो मॉडिफायर होते हैं, ये दोनों ज़रूरी होते हैं। इनके बगैर अगर ये नहीं होंगे तो वो फिर एडजेक्टिव फ्रेज उसको आप नहीं कह सकते। तो एडजेक्टिव फ्रेज के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। उसके बाद द साउंड विच कंसिस्ट ऑफ अ मूवमेंट, के ऐसे साउंड्स यानी कि जो मुश्तमिल होते हैं कंसिस्ट ऑफ अ मूवमेंट और ग्लाइड, कि एक वावल से जो दूसरे वावल तक मूवमेंट होती है उसके ऊपर, तो इसको कहा जाता है डायफोथोंग्स। उसके बाद विच रीडिंग स्ट्रेटजी इज यूज टू गिवन सिनेरियो, when one stops at the end of section while reading a text in order to check comprehension level of the text, कि जब भी यानी कि कोई चीज़ आपने लिखी है उसको लिखने के बाद आप एंड पे जाके आप रुक गए, अब आप चेक करते हैं कि मैंने ये कितना ज़्यादा डिटेल में लिखा है, मैंने इसमें क्या चीज़ स्किप की मैंने नहीं की, तो ओवरऑल यानी कि आप जो उसका लेंथ होती है उसको चेक कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप क्या की यानी कि कौन सी जो रीडिंग स्किल है या रीडिंग एक्टिविटी उसको आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये होता है कंप्रीहेंशन, ठीक है। उसके बाद बस ग्रुप, इंस्टेंट कमेंट एंड फॉर्मल डिबेट्स आर द पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ, कि बस ग्रुप्स, इंस्टेंट कमेंट एंड फॉर्मल डिबेट्स, तो ये किस चीज़ की टर्म्स होती हैं या किस चीज़ की फॉर्म्स है, ये रोल प्ले की है, सॉरी रोल प्ले नहीं, डिस्कशन की है, ठीक है। डिस्कशन की जो ये टर्म्स है फॉर्म्स है, पॉपुलर फॉर्म्स बस ग्रुप है, उसके बाद इंस्टेंट कमेंट है, ठीक है, एंड फॉर्मल डिबेट्स। उसके बाद डिफरेंट फोनेटिक्स वेरिएशन ऑफ अ मॉर्फीम, कि मॉर्फीम के अंदर जो डिफरेंट वेरिएशन होती है फोनेटिक्स की, ठीक है, तो उसको क्या क्या कहा जाता है, एलोमॉर्फ्स, एलोमॉर्फ्स। उसके बाद द स्टेज विच इन्वॉल्व्स शेयरिंग द राइटिंग विद एन, कि जब भी आपने कोई चीज़ लिखी है तो उसको आप इंटेंडेड आइडियंस के साथ शेयर करना चाह रहे हो, तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है, पब्लिशिंग। यानी फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बुक लिखी है, आप चाहते हैं कि ये मेरे फलां इंटेंडेड आइडियंस के साथ शेयर हो जाए, तो इस चीज़ को कहा जाए पब्लिशिंग। उसके बाद द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मॉर्फोलॉजी इज द कंसेप्ट ऑफ वर्ड, ऊपर डिस्कस किया है। उसके बाद व्हेन टेस्टिंग इज टेकिंग प्लेस एट टाइम, कि जब भी टेस्टिंग जो होती है डिफरेंट टाइम्स के ऊपर ली जा रही होती है, यानी कि एक ही टाइम में टेस्ट नहीं लिया जा रहा होता, यानी कि एक फर्स्ट शिफ्ट में टेस्ट होगा, दूसरा टेस्ट जो होगा सेकंड सेकंड शिफ्ट में होगा, तीसरा थर्ड शिफ्ट में होगा। तो इस तरह यानी कि डिफरेंट टाइम में जब आप टेस्ट लेंगे तो आपको चाहिए कि फिर टेस्ट सिक्योरिटी को भी आपने माइंड में रखना है, यानी कि डिफरेंट किस्म के फिर आप टेस्ट जो होते हैं वो क्रिएट करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मैट्रिक लेवल तक आपके जो टेस्ट होते हैं वो यानी कि सेम ही होते हैं, यानी कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो पेपर होता है सेम ही होता है, लेकिन इंटर में आप जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे जो शिफ्ट होती है वो चेंज हो रही है। एक शिफ्ट 9 बजे होती है, फिर 11, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे, तो शिफ्ट चेंज हो रही थी, तो इसलिए फिर जो यानी कि कहा जाता है कि जो टेस्ट सिक्योरिटी उसका आपको ख्याल रखना है, कहीं ऐसे ना हो कि अगर आपने एक ही टेस्ट बना दिया सबका, तो फिर जो पहले वाली शिफ्ट होगी वो लाजमी बात है सेकंड शिफ्ट को बता देगी, और इस तरह फिर जो टेस्ट की जो सिक्योरिटी है उसका ख्याल नहीं रखा जाएगा, और जो पेपर होगा वो अच्छे अंदाज में स्टूडेंट्स एक दूसरे की हेल्प से कर लेंगे। उसके बाद द क्राइटेरिया ऑफ एक्सेप्शनल फेलिंग, के एवरेज स्टूडेंट्स और गुड स्टूडेंट्स, और उसके बाद एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स के दरमियान जो डिफरेंट किया जाता है, तो ये ग्रेड के जरिए किया जाता है। उसके बाद ऐसा कौन सा स्टेप है ऑफ राइटिंग प्रोसेस इज यूज्ड इन गिवन सिचुएशन, चिल्ड्रन आर वर्किंग विद अ टीचर, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो टीचर के साथ वर्क कर रहे हैं, उसके साथ ही फेलो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अपनी ग्रामर्स की मिस्टेक्स को, अपने मैकेनिक्स को, और जो यानी कि इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए, इसका मतलब है कि वो एडिटिंग कर रहे हैं।
तो एडिटिंग राइटिंग स्किल है जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बच्चों अपने साथी के साथ और टीचर के साथ डिस्कस करते हैं और डिफरेंट किस्म के जो ग्रामेटिकल एरर होते हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ डेफथोंग्स है कि इंग्लिश के अंदर जो इनके मैक्सिमम कितने डेफथोंग्स होते हैं, 8 होते हैं। उसके बाद देखें द इन थीमेटिक रूल के थीमेटिक रूल्स के अंदर हुज बेनिफिट कि किसके बेनिफिट्स के लिए जो एक्शन होता है उसको परफॉर्म किया जाता है। तो बेनिफिशरी के बेनिफिट्स के लिए जो एक्शन होता है उसको परफॉर्म किया जाता है थीमेटिक रूल्स के अंदर, ठीक है। थीमेटिक रूल्स के अंदर बेनिफिशरी के लिए बेनिफिशरी की बेनिफिट्स के लिए जो एक्शन होता है उसको परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद द डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी इज एसेंशियली अ डैश डिस्टिंक्शन कि एक्यूरेसी और फ्लुएंसी के दरमियान जो डिस्टिंक्शन होती है इसको आप ये कह सकते हैं ये ज़रूरी होती है मैथडोलॉजिकल डिस्टिंक्शन के लिए। उसके बाद विच ऑफ द ऑप्शंस इज अप्रोप्रिएट इन द फॉलोइंग ब्लैंक व्हेन टेस्टिंग टेक प्लेस एट डिफरेंट टाइम्स देन मोर देन वन फॉर्म्स ऑफ टेस्ट इज रिक्वायर्ड। हम ऊपर काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि जब भी टेस्ट एक ही टाइम में लिया जा रहा हो यानी कि डिफरेंट टाइम में लिया जा रहा होता है तो फिर जो टेस्ट की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं आपको चाहिए कि डिफरेंट फॉर्म के डिफरेंट किस्म के टेस्ट आप क्रिएट करें यानी कि तमाम स्टूडेंट का जो टेस्ट है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो, ठीक है। उसके बाद सॉल्विंग अ पजल, ड्राइंग अ पिक्चर, फाइंडिंग सिमिलरिटीज, तो ये किस चीज़ के एग्जांपल है, इन्फॉर्मेशन गैप की है। उसके बाद व्हेन ग्रेडिंग स्टैंडर्ड्स आर प्री स्पेसिफाइड कि जब भी जो यानी कि स्टैंडर्ड्स होते हैं ग्रेडिंग के वो प्री स्पेसिफाइड होते हैं कि उनको पहले ही मेजर किया जा रहा है यानी कि पहले ही उनको सोचा जा चुका होता है कि इस चीज़ के ऊपर हम जो ग्रेडिंग करेंगे वो करेंगे, तो इस चीज़ को कहा जाता है एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स अ लर्नर हैज़ टू मीट इन लिसनिंग एंड रिपीटिंग मॉडल टू पैटर्न मैच टू लिसन एंड इमिटेट, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश राइटिंग सिस्टम इज़ नॉट रूल गवर्नड कि जो इंग्लिश का राइटिंग सिस्टम है ये रूल गवर्न नहीं है, तो ये फॉल्स है। यानी कि जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर है, ये इंग्लिश का जो पूरा सिस्टम है राइटिंग का, तो ये रूल गवर्न है। इसके पीछे प्रॉपर डिफरेंट किस्म के रूल्स हैं जिनके बाद ही आप राइटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल फॉल्स है। उसके बाद व्हेन लिसनिंग इज टेकिंग प्लेस, जी। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट इन कम्युनिकेटिव अप्रोच टीचर प्लेज द रोल ऑफ कि जो टीचर का रोल होता है, ठीक है, कम्युनिकेटिव अप्रोच में तो उस चीज़ को फैसिलिटेटर कहा जाता है। यानी कि टीचर जब कम्युनिकेटिव अप्रोच में जो टीचर का रोल होता है वो एक फैसिलिटेटर होता है यानी कि बच्चों को फैसिलिटेट कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद इन राइटिंग प्रोसेस व्हेन वन राइट्स विदाउट मेजर अटेंशन के राइटिंग प्रोसेस के अंदर जब भी कोई राइटर चीज़ को लिखता है लेकिन वो पंचुएशन के ऊपर और ग्रामर के ऊपर फोकस नहीं करता, तो वो जो इस चीज़ को कहा जाता है रफ ड्राफ्ट। उसके बाद यहाँ पे आपके एमसीक्यूज़ खत्म हो गया, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो वीडियो है पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके अलावा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ और इसके अलावा जितने सब्जेक्ट की आपको अगर इस तरह की वीडियोज़ चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं और इंशाल्लाह मैं उसके बाद आपको आपके साथ इस तरह की जो वीडियोज़ हैं ग्रैंड क्विज़ के रिलेटेड या मिड टर्म के रिलेटेड आपके साथ शेयर कर दूँगा।